नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 6 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का कि इंडिया को ना अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसमें पीस मेकर की भूमिका निभानी चाहिए। दूसरा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2.0 से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल द हिंदू का है प्रोटेक्टिंग वुमेन राइट्स से संबंधित। तीन आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे और एक इशू पे ना आपकी ओपिनियन भी चाहिए। किस इशू पे ओपिनियन चाहिए? देखो, हम इस प्रकार से एडिटोरियल डिस्कस करते हैं ना, तो देखो ऐसे इस फॉर्मेट में डिस्कस करते करते अपने को ना 10 साल पूरे हो गए। 2016 में स्टार्ट किया था हमने और 2026 आ गया। 10 साल से हम इसी फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन देखो, मुझे लगता है कि समय के हिसाब से ना स्टूडेंट्स के नीड्स के हिसाब से बदलना जरूरी है। क्योंकि देखो, अब बच्चों को लगता है कि ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ना थोड़ी डिस्कशन इंटरेक्टिव होनी चाहिए, फेस के साथ में करें, लाइव करें तो ज़्यादा अच्छे से हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन देखो, जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं ना, जो पिछले काफ़ी सालों से जुड़े हैं एडिटोरियल डिस्कशन में, आपको पता है एडिटोरियल डिस्कशन में हर साल सैकड़ों सिलेक्शन होते हैं। इस बार भी देखना आप 200-300 सिलेक्शन 100% होंगे। हर बार होते हैं। रैंक सेकंड, रैंक सिक्स्थ, रैंक 9th, रैंक 10th, पता नहीं कैसे कैसे कितने रैंक्स निकले हैं। तो कुछ बच्चे पुराने जो जुड़े हैं वो इस फॉर्मेट के साथ में ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं। तो एक बैलेंस अपने को इस्टाब्लिश करना जरूरी है। क्योंकि देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हैं ना, मुझे पता है उनके कंसर्न क्या है। उनके कंसर्न ये हैं कि पहली तो बात, सर वीडियो जो है वो 40 मिनट से लंबा नहीं होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड सीरियस एस्पायरेंट्स अगर 1.5-2 घंटे की करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे तो बाकी चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलेगा। मुझे इस चीज़ का पता है और मैं भी इसी फिलोसफी में विश्वास करता हूँ। करंट अफेयर को एक लिमिटेड टाइम देना चाहिए जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। दूसरा, जो पुराने एस्पायरेंट्स हैं उनका कंसर्न ये है कि सर लाइव में ना इंटरेक्शन हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और कुछ बच्चे तो इरिलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे जिससे टाइम वेस्ट होगा। आई एक्नॉलेज, लाइव में कई बार इंटरेक्शन करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है और टाइम भी खराब होता है क्योंकि कुछ बेकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर एक बच्चे ने सजेशन दिया कि सर आप एक काम करो, लाइव तो डेली कर लो लेकिन बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर दो सिर्फ सैटरडे को, वो भी लास्ट में, ताकि ना बीच में इंटरेक्शन बेकार की होने की वजह से टाइम वेस्ट ना हो और सीरियसनेस कम ना हो। तो ऐसे देखो, बहुत सारे अच्छे सजेशन आए जब मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों से पूछा। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है तो मैं आपका भी सजेशन मांग रहा हूं। अपने को क्या करना चाहिए? लाइव करना चाहिए, फेस के साथ में करना चाहिए, क्योंकि अपने को नोकिया नहीं बनना है। पता लगे हम लॉजिकल नहीं सोच रहे हैं, पुराने समय में जी रहे हैं, एआई आ गया है समझ रहे हो? तो एक जेन्यून सजेशंस चाहिए। लेकिन हाँ, लाइव अगर हम कर रहे हैं, एक निश्चित टाइम डिसाइड करेंगे, फिर उस निश्चित टाइम पे जो आ सकते हैं उनको आना पड़ेगा। आपको भी अपनी कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो मिल के आप बताओ क्या करना चाहिए अपने को, कमेंट बॉक्स में आप बताओ। बीच का रास्ता हम निकाल लेंगे ताकि बेस्ट ढंग से हम डिस्कशन कर सकें, एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने राय दीजिए। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के इस डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया एज द ग्लोबल पीस मेकर से संबंधित है। सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 आईआर से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना मैं आपको ना एक बैकग्राउंड देता हूं। देखो, बात है 1991 की। 1991 में ना कोल्ड वार खत्म हुआ था। तो उस समय ना एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस फुकुयामा। उन्होंने ना एक थ्योरी दी थी। थ्योरी क्या थी? थ्योरी थी एंड ऑफ हिस्ट्री। उनका यह मानना था कि जैसे पहले कोल्ड वार के दौरान लड़ाई चल रही थी ना, एक तरफ यूएसएसआर, दूसरी तरफ यूएसए, एक तरफ आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की, दूसरी तरफ आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की या फिर लिबरलिज्म की। ये जो फाइट है अब खत्म हो गई है, ये हिस्ट्री का अंत है। अब डेमोक्रेसी की जीत हुई है, ग्लोबल ट्रेड की जीत हुई है। समझ रहे हो? तो ये चीजें बोली थी फ्रांसिस फुकुयामा ने। लगभग देखो 30 साल तक पूरी दुनिया में ना एक उम्मीद रही। हमें लगा कि ये यूएन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल संस्थान है ना, ये सब संभाल लेंगे। एक अजम्पशन ये भी था कि अब विभिन्न देशों की जो इकोनॉमी है ना, आपस में जुड़ गई है, मतलब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है।
तो वो कभी भी ना आपस में नहीं लड़ेंगे और इंटरनेशनल लॉ जो है वो सबको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन देखो आज ये जो एजम्पशन है ना पूरी तरह से टूट गई है। क्या हुआ है करंट अफेयर आपको पता ही है। इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स किए। ये देखो कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि ना पहले देश क्या करते थे, पहले देश ना सिर्फ डेटरेंट सिग्नलिंग करते थे, मतलब डराते थे दूसरे देशों को, सिर्फ अपनी ताकत दिखाते थे दूसरे देशों को और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे। लेकिन ना अब ये जो लाइन है वो क्रॉस हो चुकी है। अब तो देखो आपने देखा डायरेक्ट कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्शन हो रहा है। तो बहुत बड़े वार का जो खतरा है, थर्ड वर्ल्ड वार का जो खतरा है, वो देखो बिल्कुल रियल है। और आपको लगेगा सर ये तो सिर्फ वेस्ट एशिया का क्राइसिस है। ना भाई ना, ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस नहीं है, ये पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक प्रकार से ना शिफ्ट है अब, समझे। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं रिटर्न ऑफ हार्ड पावर। आज आप देखो दुनिया के ना अलग अलग कोनों में क्या हो रहा है। वेनेजुएला में आपने देखा पॉलिटिकल क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, लेकिन फायदा उठाया यूएसए ने, बाहरी इंटरफेरेंस देखने को मिला। क्यूबा एक देश है यूएसए के पास में, उस पर भी यूएसए ने जबरदस्त सैंक्शंस लगाए हुए हैं, बहुत प्रेशर डाला हुआ है क्यूबा के ऊपर। चाइना और यूएसए के बीच किस प्रकार से ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेके लड़ाई चल रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया हुआ है यूएसए ने, बदले में चाइना भी कुछ कुछ कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से ना हार्ड पावर का रिटर्न है, ये पावर डिमोन्स्ट्रेशन है। देश ना अब अपनी बात मनवाने के लिए ना रूल्स का वेट नहीं करते कि हम यूएन जाएंगे, यहां जाएंगे, वो वहां जाएंगे, नहीं, सीधा सैंक्शंस लगाओ, सामने वाले पे मिलिट्री स्ट्राइक्स करो, सामने वाले को डराने के लिए अपना अलायंस मजबूत करो, समझ रहे हो। तो पावर एक बार फिर से ना स्टेट क्राफ्ट का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। मतलब पहले डिप्लोमेसी का स्कोप था, लेकिन अब स्टेट क्राफ्ट का पूरा जो फोकस है ना सिर्फ और सिर्फ पावर पे है। और ना आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि सर ट्रंप आ गए जो कि एग्रेसिव लीडर है, इसकी वजह से ये हो रहा है। राइटर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आप ना इतिहास उठा के देखो, इवन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर है ना जॉन मियर सिमर, वो भी ये कहते हैं जब देखो स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ता है ना, मैं आपको समझाता हूं स्ट्रक्चरल बैलेंस मतलब, जब स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ता है तो पावर का नंगा नाच होता है। ये बेकार टर्म है, लेकिन चलो मुंह से निकल गई तो निकल गई। समझाने के लिए कई बार देखो ऐसे बेकार से वर्ड्स कई बार मुंह से निकल जाते हैं, तो मैं आपको बड़े भाई की तरह समझाता हूं, टीचर की तरह नहीं समझाता हूं। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। स्ट्रक्चरल बैलेंस मतलब जब 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तो यूएसए एकमात्र सुपर पावर था। यूएसए एकमात्र सुपर पावर था, वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया था। उससे पहले वर्ल्ड कोल्ड वॉर में बायपोलर था, दो बड़ी पावर थी, एक यूएसए दूसरा यूएसएसआर। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने देखा पिछले कुछ समय में ना चाइना यूएसए को रिप्लेस करके सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना जो है वो है रिविजनिस्ट पावर, जो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहती है, यूएसए को चैलेंज करना चाहती है। यूएसए है इस्टैब्लिश्ड पावर, जो अपने ताकत को बरकरार रखना चाहती है। तो जब देखो रिविजनिस्ट पावर एक इस्टैब्लिश्ड पावर को चैलेंज करती है ना, जैसे चाइना अब यूएस को चैलेंज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इस्टैब्लिश्ड पावर होती है वो देखो फिर रूल्स वगैरह को नहीं मानती, वो सारी चीजें करती हैं जो उसके लिए जरूरी है पावर में बरकरार रहने के लिए। क्योंकि इस्टैब्लिश्ड पावर को इस केस में यूएसए को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस हो रहा है, उसको लग रहा है हमारा वजूद मिट जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो यूएन के रूल्स नहीं देखेंगे, वो अपना सर्वाइवल देखेंगे, अपनी सिक्योरिटी देखेंगे। तो वही हो रहा है। ट्रंप के आने से हो सकता है चीजें थोड़ी जल्दी हो गई हो, लेकिन ये होना ही था। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने ये किया है। तो क्वेश्चन उठता है यूएन क्या कर रहा है। यूएन कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएन जैसी संस्थानों का निर्माण ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पावर स्ट्रक्चर अलग था, उस समय सिचुएशन अलग थी। उस समय तो देखो
इवन यूएसएसआर यानी आज का जो रशिया है वो भी पावरफुल था, लेकिन आज रशिया उतना पावरफुल नहीं है। उस समय तो यूके, फ्रांस ये भी बहुत पावरफुल देश थे, आज उतने पावरफुल देश नहीं है। समझ रहे हो? तो ये यूएन जैसे संस्थान उस समय के हिसाब से बने हुए थे, ये आज इररिलेवेंट से हो गए हैं। समझ रहे हो? और 5 देशों को तो वीटो पावर मिली है सिक्योरिटी काउंसिल में। जब भी इनके इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं ना, तो ये वीटो यूज करते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर ही नहीं पाता, पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है। तो राइटर कहते हैं अब ना हम एक नए ईरा में एंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है वो कोलैप्स कर रही है, नहीं, दुनिया का ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब जोर जबरदस्ती वाले जो एक्शंस है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। अब हमें ना इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। पुराने दौर को वापस लाओ ये बोलने से कुछ नहीं होगा, पुराना दौर अब वापस नहीं आने का है। अब बात की जाती है इंडिया की। जब देखो वर्ल्ड में इतनी इंस्टेबिलिटी है और लोगों के जो देश आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो आज वर्ल्ड को जरूरत है एक इंडिया जैसे इमर्जिंग ग्रेट पावर की। मतलब हम हैं लेकिन हम अपना रोल ठीक से प्ले नहीं कर रहे हैं। तो हनुमान जी को जैसे याद दिलाते हैं ना जामंत कि भाई तुम्हारी पावर क्या क्या है, तुम तो उड़ के जा सकते हो लंका, तो वैसे ही हम सब ना मिलके अपनी सरकार को याद दिला रहे हैं भाई हमारे देश में ताकत बहुत ज्यादा है, आप पहचानो, शांति लेके आओ। देखो इंडिया की सबसे बड़ी खास बात क्या है, इंडिया किसी गुट में शामिल नहीं है। हम ब्रिक्स में भी हैं, हम क्वाड में भी हैं, हम रशिया से सस्ता तेल भी खरीदते हैं, यूएस के साथ डिफेंस डील भी खरीदते हैं, इवन ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज भी हम पे ट्रस्ट करते हैं, और जो यूरोप की इकोनॉमीज हैं, एडवांसिंग इकोनॉमीज हैं, वो भी हमारी इज्जत करते हैं। तो ऐसा मुकाम ना बहुत कम देशों के पास में है दुनिया में। तो इंडिया के पास में ना डिप्लोमेटिक स्पेस है जिसे इंडिया यूज कर सकता है। कैसे कैसे यूज कर सकता है इंडिया? देखो डिप्लोमेसी के ना 3 ट्रैक्स होते हैं। एक होता है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में तो ये होता है जब ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट ओपनली बात करते हैं, तो ये होता है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। फिर होता है ट्रैक 1.5। ट्रैक 1.5 में क्या होता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ साथ जो नॉन सरकारी एक्सपर्ट है ना, नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट हैं जैसे थिंक टैंक वगैरह हो गए, तो ये दोनों मिलते हैं, तो ये 1.5 ट्रैक डिप्लोमेसी है। फिर यह ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में कौन कौन मिलता है? 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है मान लो, तो उन देशों के रिटायर्ड जनरल्स, स्कॉलर्स, थिंक टैंक वाले, तो ये सब लोग आपस में मिलते हैं ना, जो सरकारी लोग नहीं है। तो ये होता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। अब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का फायदा ये होता है पब्लिक प्रेशर नहीं होता। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में तो दिखावे का प्रेशर होता है कि अच्छा सरकारी लोग मिल रहे हैं, मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, तो कुछ निकल के आएगा। नहीं, ट्रैक 2 में चूंकि देखो रिटायर्ड जनरल मिल रहे हैं, स्कॉलर मिल रहे हैं, तो उतना दिखावे का प्रेशर नहीं होता, वो शांति से वो बात कर सकते हैं। रेड लाइंस जो हैं, मतलब एक दूसरे देश की जो लक्ष्मण रेखा है उसको ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। तो इंडिया को ना लड़ाई वाले देशों की ट्रैक 2 डायलॉग उनके लिए इंडिया को आयोजित करना चाहिए। इसके अलावा देखो इंडिया ना अपने स्पेशल एनवॉयज को भेज सकता है, मतलब जो हमारे विशेष दूत है ना उनको इंडिया लड़ाई वाले देशों में भेज सकता है। उनका काम देखो ओपनली मीडिएशन करवाना नहीं होगा, उनका काम होगा कम से कम कम्युनिकेशन का चैनल तो अवेलेबल हो। जब देखो बातचीत आसानी से हो सकती है ना, तो बहुत सारी चीजों को आप रोक सकते हो। दिक्कत यह है लड़ाई वाले देशों में कई बार पूरी तरह से कम्युनिकेशन का चैनल ही खत्म हो जाता है, बातचीत का रास्ता ही खत्म हो जाता है। तो लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो एशिया और साउथ एशिया दोनों के लिए शांति ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब देशों की जो भी साउथ एशिया में आते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, कनेक्टिविटी, गरीबी को मिटाना, ये सब डिपेंड करता है कि हमारे आसपास इन्वायरमेंट स्टेबल है या नहीं है। अगर बड़ी पावर्स लड़ेंगी तो देखो चीज़ों आसानी से मिलेंगी नहीं, चीज़ें, फूड महंगा हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, महंगाई आ जाएगी। और देखो इतिहास गवाह है इस चीज़ का, जब जब राइवलरी बढ़ती है ना, दुश्मनी बढ़ती है, तो दुनिया इंस्टेबिलिटी में पूरी तरह से डूब जाती है, या फिर एक नया बैलेंस बनता है, नया इक्विलिब्रियम बनता है।
और ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि देश आपस में कम्युनिकेट करने में कितना सीरियस है। तो कम्युनिकेट तो इंडिया को करवाना पड़ेगा इनको आपस में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2.0 से संबंधित है। काफी बढ़िया आर्टिकल है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, मान लो आप ना एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो जहां पे गरीबी काफी ज्यादा है। एक गांव में आप देखते हो कि कुछ जो परिवार हैं बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब उनके पास में बैंक अकाउंट्स भी नहीं है और लोन हासिल करने के लिए कोई चीज भी नहीं है जिसको वो गिरवी रख सकें। बैंक उन्हें कभी लोन नहीं देगा ताकि वो अपना नया काम स्टार्ट कर सकें। तो वो परिवार क्या करेंगे, खास करके औरतें उस परिवारों की क्या करेंगी। यहां पे देखो एंट्री होती है एक स्कीम की, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आप ध्यान से सुनिएगा इस स्कीम के बारे में। अब इस स्कीम ने क्या किया, इस स्कीम ने ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब 10-15 औरतें मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। अब वो जो औरतें जो सदस्य होती है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करती हैं और उस सेविंग के बेस पे ना बैंक उन्हें लोन दे देता है। अब इस चीज को बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। क्या बोलते हैं? माइक्रो फाइनेंस। अब इससे इंपैक्ट क्या हुआ, पिछले एक दशक में ना ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, ये देखो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। अब करोड़ों जो औरतें हैं वो इस सिस्टम से जुड़ चुकी हैं। उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हुआ है, पॉलिटिकल स्टेटस इंप्रूव हुआ है, समाज में स्टेटस उनका इंप्रूव हुआ है। मतलब पंचायतों में भी जो औरतों की आवाज है वो बुलंद हुई है। बट देखो प्रॉब्लम ये है, इस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने देखो बहुत अच्छा काम तो किया, लेकिन इस मिशन के सक्सेस के बावजूद ना एक तबका अभी भी ऐसा है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहा है, जो महागरीब है, जो इतना मार्जिनलाइज्ड है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बनके, मतलब उस परिवारों की जो औरतें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बनके थोड़ा थोड़ा पैसा भी सेव नहीं कर सकती। छोटी सेविंग्स भी वो नहीं जमा करवा सकती। उनके पास में ना घर है, खाना खाने की बहुत दिक्कत है, हेल्थ भी बहुत ज्यादा खतरे में है। तो ऐसा तबका छूट गया, ये जो मिशन था ना उस तबके को एड्रेस नहीं कर सका। और देखो जब तक ऐसे परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आएंगे ना, तब तक इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो अधूरा है। समझ रहे हो? तो अब सरकार को ना अपनी गलती समझ में आ गई है कि भाई इस छूटे हुए तबके को जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहा है, इनके लिए हम कुछ करते हैं। तो इसके लिए अब सरकार ने सोचा है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2.0। अब इस मिशन का जो फोकस है सिर्फ देखो नंबर्स पे नहीं है, इसका फोकस है एक्सट्रीम पॉवर्टी पे। मतलब ऐसे परिवारों पे जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2.0 इंप्लीमेंट करने के लिए ना एक स्कीम भी सरकार लेकर आई है, समावेशी आजीविका योजना। अब इस पे सीधा सीधा प्री में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। इस समावेशी आजीविका योजना का टारगेट कौन है? टारगेट वो लोग हैं जो देखो एक्सट्रीमली वल्नरेबल हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेटवर्क में शामिल नहीं है, जो छूट गए हैं, जो लेफ्ट आउट हैं। सीधी सी बात है। तो इस समावेशी आजीविका योजना का मेन वेपन क्या है? मेन वेपन है प्रोडक्टिव इंक्लूजन। मतलब इस योजना का मतलब मुफ्त में राशन देना नहीं है। इस योजना का, समावेशी आजीविका योजना का मकसद ये है उन्हें एसेट देना। बहुत गरीब जो परिवार जो छूट गए हैं ना, उन्हें एसेट देना, उन्हें स्किल सिखाना, उन्हें इकोनॉमी का ना एक प्रोडक्टिव हिस्सा बनाना। समझ रहे हो? तो क्लियर लाइवलीहुड का रास्ता उन्हें देने के लिए है ये समावेशी आजीविका योजना, ना कि कोई फ्री राशन वाली स्कीम है। समझ रहे हो? अब राइटर ने एक वार्निंग देते हैं कि सरकार ने चलो ये लॉन्च तो कर दिया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2.0, क्या ये सच में गरीबी खत्म करेगा, या जो पहले सरकार ने बहुत सारी जो स्कीम्स चलाई हैं उनकी तरह ये भी बस नंबर में खेलने लगेगा और वास्तव में रिजल्ट नहीं लेके आएगा? तो इसके लिए ना 7 रिकमेंडेशंस देते हैं राइटर। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2.0 सक्सेसफुल हो, इसके लिए 7 रिकमेंडेशंस देते हैं। सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या है? पहली रिकमेंडेशन है डिसेंट्रलाइजेशन।
टॉप डाउन अप्रोच आप मत फॉलो करो। आप ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो ब्रॉडली सिर्फ पॉलिसी बना दे, बाकी इंप्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट्स को दो, डिस्ट्रिक्ट्स को दो। क्योंकि देखो हर गांव की जो प्रॉब्लम है अलग है, हर गांव में गरीबी अलग तरह की है, सॉल्यूशन अलग तरह के हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। जैसे एग्जांपल भी दिया जाता है, जैसे केरला का एक मॉडल जो अक्सर हम आंसर्स में यूज करते हैं, कुदुमश्री मॉडल। केरला ने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट्स ने ना फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है ना उनके साथ मिलके हर गरीब घर का ना एक माइक्रो प्लान बनाया, और इसके लिए ना इन्होंने कुदुमश्री मॉडल का यूज किया, जो इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का नेटवर्क है ना, कुदुमश्री मॉडल का यूज किया, आश्रया स्कीम का इन्होंने यूज किया। तो मतलब केरला ने अपनी सिचुएशन को देखते हुए बढ़िया से गरीबी मिटाने की कोशिश की। इसी प्रकार से बिहार का मॉडल है, मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस आप लिख सकते हो, सारी की सारी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा जो अप्रोच है, दूसरी जो रिकमेंडेशन है वो है सरकारी स्कीम्स। देखो अक्सर ना फाइल की पॉलिटिक्स में दब जाती है, समझ रहे हो। एक पॉलिसी देखो तभी सफल होती है जब उसको चलाने वाले जो लीडर है ना वो पैशनेट हो। स्टेट को ऐसे ऑफिसर चाहिए जिनका मोटिवेशन स्ट्रोंग हो गरीबी खत्म करने में, आप जैसे लोग चाहिए। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जो सिर्फ देखो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से और हाथों से भी काम करें, समझ रहे हो। तो ये दूसरी चीज है कि लीडर पैशनेट होने चाहिए ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2.0 चलाने के लिए। तीसरा क्या है, तीसरा है जो कमजोर संस्थान है ना उनको कैसे हैंडल करें और एनजीओज को कैसे यूज करें। राइटर कहते हैं देखो हर स्टेट का जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना उतना स्ट्रांग नहीं है। कुछ स्टेट्स में क्या है, उस मिशन को इंप्लीमेंट करने वाले जो संस्थान है ना वो कमजोर हैं, समझ रहे हो। तो क्या किया जाए, देखो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2.0 में ना पहले से ना पॉकेट्स डिसाइड किए जाएं कि भाई स्टेट के इस एरिया में गरीबी बहुत एक्सट्रीम है, तो वहां पे ना जहां पे एक्सट्रीम पॉवर्टी है वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फंड डिप्लॉय किया जाए, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय किया जाए, समझ रहे हो। जहां पे मतलब सरकार की जो मशीनरी है वो ओवर स्ट्रेस्ड है, थकी हुई है, जोश नहीं है, वहां पे फिर एनजीओज का साथ लिया जाए, एनजीओज का साथ लिया जाए वहां पे। एनजीओज बढ़िया काम करते हैं बहुत सारी जगहों पे। फिर आता है तीसरा पॉइंट, फिर आता है कौन सा, नहीं चौथा पॉइंट आता है फिर, है ना। फिर आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट देखो ये है, जो ये कई बार एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना ये देखो हवा में नहीं होती, वो कई बार ज्योग्राफी की वजह से होती है, कोई सेक्टरल दिक्कत की वजह से होती है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से होती है। जैसे एग्रीकल्चर में दिक्कत ही है, कितनी भी कोशिश कर लें वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और एग्रीकल्चर फायदे का सौदा नहीं है। तो मतलब कोई ना कोई रूट काज होता है गरीबी का। तो गरीबी जब आप खत्म करो ना तो आप रूट काज को एड्रेस करने की कोशिश करो, समझ गए। और एक परिवार कई बार ना ओवरलैपिंग स्ट्रेस झेलता है, मतलब उस परिवार को फूड सिक्योरिटी की भी दिक्कत है, घर कच्चा है, जो और हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम है, इनकम बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये ओवरलैपिंग स्ट्रेस है। तो सरकार की जो स्कीम्स है ना उनको कन्वर्ज कर दो, इस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ में जोड़ दो। जैसे सरकार का गरीबों को घर देने की योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ऐसी ऐसी जो स्कीम्स है ना उसको जोड़ दो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2.0 के साथ में। जोड़ दोगे उन स्कीम्स को तो वो फिर परिवार जो है रूट काज तो एड्रेस होगा ही होगा और गरीबी रेखा से भी बाहर आ जाएगा वो परिवार जो है, क्योंकि ओवरलैपिंग जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी से संबंधित पॉइंट है। देखो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस मिशन की इंप्लीमेंटेशन में, मतलब कितने गरीब है, कहाँ पे है, गरीब की पहचान को कैसे वेरीफाई किया, सब कुछ पब्लिक होना चाहिए। और एक ना राइटर यहाँ पे टर्म यूज करते हैं स्लीपेज। स्लीपेज मतलब मान लो एक परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ गया, यहां आ गया, ये नीचे गरीबी रेखा है, लेकिन यार भगवान ना करे उस परिवार में ना किसी को कैंसर हो गया और बहुत सारा पैसा खर्च हो गया इलाज में, तो वो परिवार फिर से एकदम से डायरेक्ट गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्लीपेज। तो स्लीपेज के लिए भी सरकार को तैयार रहना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी, भाई उनके लिए भी क्या किया जा रहा है, समझ रहे हो। फिर छठा पॉइंट है
हमें लगता है कि देखो गरीबों को ना राशन कार्ड मिल गया तो मतलब गेम ओवर, हम जीत गए, उनको सब मिल गया। ऐसा नहीं है। देखो ये चीज तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, एंड पॉइंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, आप ना डायग्नोस्टिक टूल का यूज करो, देखो कि सिस्टम कहां पे टूट रहा है। मतलब वो इतनी सारी स्कीम सरकार चला रही है तो वो अभी भी गरीब क्यों है, उसको स्कीम का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर क्या दिक्कत है। रूट काज वाला पॉइंट अलग है, गरीबी का रूट काज, लेकिन इसमें इतनी सारी स्कीम्स हैं, स्कीम का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, वो डायग्नोस्टिक होना जरूरी है। सबसे लास्ट में राइटर बोलते हैं कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव एफर्ट मतलब जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, फ्रंट लाइन वर्कर जैसे आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जमीन पे काम करती हैं, सबको मिलके काम करना होगा इस मिशन को सक्सेस बनाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 सोसाइटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। खास करके देखो, आज 6 मार्च है, 2 दिन बाद 8 मार्च को ना इंटरनेशनल वुमेन डे है। अब एक बात बताओ, 8 मार्च को यह दिन क्यों मनाया जाता है? अब इसकी शुरुआत देखो वैसे अर्ली 20वीं शताब्दी में हुई थी। तब उस समय तक ये 8 मार्च वाला दिन कोई फैंसी इवेंट नहीं हुआ करता था। उस समय देखो एक लेबर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये देखो लेबर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 1908 की बात है। न्यूयॉर्क में ना बहुत सारी महिलाओं ने ना स्ट्राइक कर दी थी। मांगे क्या थी? उन्हें बेटर पे चाहिए थी, वर्किंग आवर्स थोड़े कम चाहिए थे, और वोटिंग राइट्स की वो मांग कर रही थी। तो उस समय इस इंटरनेशनल वुमेन डे की शुरुआत हुई। मतलब कोई पूछे कि इंटरनेशनल वुमेन डे का ओरिजिन क्या लेबर मूवमेंट में है? बिल्कुल सही। सालों बाद देखो 1977 आता है। 1977 में ना यूएन ने इस इंटरनेशनल वुमेन डे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया, और तब से ये जो दिन है ना, दो चीजों का प्रतीक है। पहला, महिलाओं की जो अचीवमेंट्स हैं उनका सेलिब्रेशन। दूसरा, जेंडर इक्वलिटी का आह्वान, जेंडर इक्वलिटी के बारे में अवेयरनेस। अब देखो इस बार की जो थीम है वो इस प्रकार से है, राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। अब सुनने में तो देखो ये जो वर्ड्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियलिटी की बात करें, ग्राउंड रियलिटी देखो बिल्कुल अपोजिट है। मतलब ये जो एम्बिशियस थीम है ना, आज की दुनिया में जो आग में झुलस रही है। पहला आर्टिकल मैंने बताया कि किस प्रकार से वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी है, इंडिया को पीस मेकर का रोल प्ले करना चाहिए। तो हर तरफ देखो आज कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्लेसमेंट है, लोग मजबूर है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। तो दुनिया में ना बहुत इंस्टेबिलिटी है। तो ऐसी चीजों में ना, ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा जो नुकसान किसका होता है ना? महिलाओं का होता है। वैसे तो देखो युद्ध में घर टूटते हैं तो सबको ही नुकसान होता है, लेकिन महिलाओं के ऊपर डिसप्रपोर्शनेट इंपैक्ट पड़ता है। जैसे देखो, मान लो युद्ध की वजह से जॉब चली गई, युद्ध की वजह से महंगाई आ गई, तो कई बार देखो ऐसा हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे देश का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे पेट्रियार्की के कारण ना, वैसे तो सिचुएशन काफी ठीक हुई है, बट पेट्रियार्की के कारण अभी भी बहुत सी ऐसी सिचुएशन है कि जो पुरुष हैं वो घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और महिलाएं घर संभालती हैं। सिचुएशन इंप्रूव हुई है लेकिन अभी भी है। तो ना ऐसी सिचुएशन में मान लो जॉब चली जाती है पुरुष की, तो मजबूरी में फिर महिला को भी घर से बाहर निकलना पड़ता है काम करने के लिए, घर को चलाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म हो गई है, नहीं। अब वो डबल काम कर रही है, वो घर से बाहर भी काम कर रही है 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड की जॉब चली गई है, या फिर कम सैलरी कम हो गई है, युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ गई है, और फिर उसे घर का काम भी करना पड़ रहा है। और चलो ये छोड़ो, आप एक और चीज बताता हूं मैं आपको। युद्ध में अक्सर हम देखते हैं सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए ना, उस देश या फिर उस रीजन की ना औरतों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, ह्यूमिलिएट करने के लिए पूरी कम्युनिटी को। जैसे रवांडा की बात कर लीजिए, 1994 में ना रवांडा में जिनोसाइड हुआ था। वहां लाखों औरतों के साथ में सेक्सुअल वायलेंस हुआ था। ये किसी पूरी कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करने के लिए होता है, तो इसे ना जिनोसाइडल रेप कहा जाता है। और जब देखो ऐसी सिचुएशन से कोई गुजरता है ना, तो वो देखो पीटीएसडी का सामना करता है। पीटीएसडी समझते हो? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब दिमाग जब किसी बहुत भयानक
सदमे से बाहर निकलता है ना, तो फिर डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह आ जाती है और समय लग जाता है जिससे निकलने में। और दुनिया के देखो इंस्टीट्यूशंस तो आपको पता है सो ही रहे हैं, पहले आर्टिकल में मैंने आपको बताया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने वैसे एक बड़ा कदम उठाया था 2000 में, 31 अक्टूबर 2000 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। रेजोल्यूशन का नाम क्या था? अरे रेजोल्यूशन गया, हाँ ये रहा ऊपर है, यूएनएससी रेजोल्यूशन 1325। ये था ऑन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। दो मुख्य बातें थी इस रेजोल्यूशन में, एक तो औरतों को ना कन्फ्लिक्ट में प्रोटेक्ट करो, दूसरा पीस बिल्डिंग में उन्हें शामिल करो। अब सोच के देखो, युद्ध का देखो सबसे ज्यादा डिसप्रपोर्शनेट इंपैक्ट पड़ता है महिलाओं पे, लेकिन जब पीस की बात आती है तो महिलाओं को ना पीस बिल्डिंग प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता। ये दिक्कत है। फिर राइटर कुछ डेटा भी देते हैं, देखो आज जहां पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में इतनी महिलाएं रह रही हैं, 676 मिलियन वुमेन। और कैजुअलिटीज जो हैं कन्फ्लिक्ट जोन में महिलाओं की वो 4 गुना हो चुकी है पिछले 2 सालों में। बस एक दो फैक्ट बहुत हैं आंसर में यूज करने के लिए, इतना सारा डेटा आप यूज भी नहीं कर पाते, समझ रहे हो। बस आप ये यूज कर लेना, यूएन सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट है 2005 की, कैसे महिलाओं पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कन्फ्लिक्ट्स का। तो एक ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए और एक ये वाला, कोई भी 2 पॉइंट याद रख लीजिए, बहुत है। फिर इसके बाद में राइटर बोलते हैं, देखो जब ये पीस वाला पॉइंट तो मैंने दे ही दिया, 2024 का भी यही डेटा है, 10 पीस प्रोसेस चल रही है ना, तो 10 पीस प्रोसेस में 9 तो ऐसी पीस प्रोसेस हैं जिसमें 0 फीमेल नेगोशिएटर हैं। तो मतलब महिलाओं को शामिल ही नहीं किया जाता पीस मेकिंग में। जबकि देखो साइंटिफिक डेटा ये कहता है कि महिलाएं जब पीस मेकिंग प्रोसेस में शामिल होती है ना, तो पीस जो है वो ड्यूरेबल होती है। जैसे लिबरिया का सिविल वार हुआ 2003 में, वहां पे ना औरतों ने एक मूवमेंट चलाया था, मास एक्शन फॉर पीस। लिबरिया की बात की जा रही है, 2003 में वहां पे सिविल वार चल रहा था, तो वुमेन ने यानी महिलाओं ने एक मूवमेंट चलाया, मास एक्शन फॉर पीस। और इसके लिए लेमा गबोई को ना नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो जब जब महिलाएं शामिल होती हैं ना पीस मेकिंग में, तब तब देखो फायदा होता है, पीस जो है वो ड्यूरेबल रहती है। तो सॉल्यूशन यही है, महिलाएं सिर्फ देखो विक्टिम नहीं है, उनको स्टेक होल्डर बनाओ, पीस मेकिंग में शामिल करो। और स्लोगन्स, अब वुमेन यूनियंस हैं या फिर महिलाओं की ग्लोबल बॉडीज हैं, वो कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो सिर्फ नारों पे बात रह जाती है। नारों से ऊपर उठ के एक्शन लेना पड़ेगा। और कन्फ्लिक्ट जोन में जो महिलाएं पीड़ित है ना, उनको हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करो, सिर्फ उनको सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करो, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर तरह का सपोर्ट उन्हें चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया महिलाओं को प्रोटेक्ट करने से संबंधित, उनके राइट से संबंधित। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है।